नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सभी पार्टियां अपने वादों और कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के कामों को लेकर जनता से चुनाव में जीत दिलाने की अपील कर रही है और एमसीडी इलेक्शन में चुनाव प्रचार के लिए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में लोगों से पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार के साथ नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। एमसीडी में भी केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। राघव चड्ढा ने एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में केजरीवाल के नेतृत्व में हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, दिल्ली में साफ सफाई चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है और पूरी दिल्ली एक साथ मिलकर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज दिल्ली में जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। जितने भी उम्मीदवार हैं आज शाम तक ही वो अपना जो भी जनसभाएं आज लगनी है वो कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार निगम चुनाव की बात करें तो निगम चुनाव जो है वो आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार किया जा सकता है। मैं यहाँ पर बात करें लगभग सभी पार्टियों की, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, दोनों ही यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर पर देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि लगभग कह सकते हैं 230 के करीब जो है निगम के अंदर निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के बनेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं, या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि निगम चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी यही आएगी और एक बार आम आदमी पार्टी को ही जनता मौका देने वाली है। और जनता से कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है कि एक बार निगम के अंदर आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। मगर यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये भी राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया। मगर यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट होती है कि जिस तरीके से निगम चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर कई सांसदों की बात करें, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है। भाजपा 15 साल तक रही है मगर भाजपा के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो निगम के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, साफ सफाई देखने को मिलेगी, कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे और यहाँ तक कि निगम कर्मचारियों की जो परेशानियां है वो भी खत्म हो जाएगी, व्यापारियों की जो परेशानियां है वो भी खत्म हो जाएगी। लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं मगर दावों की सच्चाई जो है वो 4 दिसंबर को ही देखने को मिलेगी कि जनता किसको वोट देगी और किसको सरकार के अंदर, निगम सरकार के अंदर बिठाएगी, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। मगर आज शाम यानी कि 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार जो है वो देखने को मिलेगा और लगातार सभी पार्टियों के पास अब समय बिल्कुल कम रह चुका है और इसीलिए जोर शोर से प्रचार जो है वो सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, अभी तक किस पार्टी को कितना समर्थन, जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? चाहे बात बीजेपी की कर लें, आम आदमी पार्टी की कर लें या कांग्रेस की कर लें। देखिए, यहाँ पर बात करें जनता का समर्थन किसको मिल रहा है, ये तो कैसे 7 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर यहाँ पर जनता के रुझान की बात करें तो जनता किसको पसंद कर रही है वो जरूर समझने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल दोनों की टक्कर बिल्कुल मानी जा रही है क्योंकि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और अब आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार भी यही चाहती है कि जैसे जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा कार्य किए गए जनता के लिए, वही कार्य जो है वो निगम के अंदर भी किए जाए और इसी को लेकर
लगातार जनता के बीच में पहुंचने की दोनों ही पार्टियां जो है कोशिश कर रही है। मगर यहाँ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बेशक कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा वो मानती है, मगर कहीं ना कहीं जो उनके उम्मीदवार है, जिन इलाकों की बात करें जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जनता से संपर्क भी कोशिश की जा रही है, संपर्क के माध्यम से ये भी कोशिश की जा रही है जनता का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को मिले। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो भारत जोड़ो अभियान के तहत भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो अभियान के तहत जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ दोबारा से झुकती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दावा है कि निगम के अंदर कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और निगम जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम करेगा, भाजपा ने काम नहीं किया। भाजपा भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के आरोप लगा रही है कि निगम के अंदर उन्होंने बेहतर काम किया है, स्कूलों को बेहतर किया गया है, डिस्पेंसरियों को बेहतर किया गया है। मगर दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं कमी है और कमियों को छुपाकर कहीं ना कहीं जनता का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पलड़ा जरूर इस टाइम निगम के अंदर भारी नजर आ रहा है और लगातार जनता का जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ है। मगर आम आदमी पार्टी को भी ये भी समझना होगा कि निगम के अंदर की बात करें तो निगम के अंदर बेशक वो दावे कर रहे हैं कि कूड़े के ढेरों को खत्म कर देंगे, या तक कि सफाई कर्मचारियों की जो पेंशन की या सैलरी की परेशानियां उसको भी दूर कर देंगे, और निगम के द्वारा जो भी कूड़े के ढेर बनाए गए या फिर जो नए कूड़े के ढेर बनाए जा रहे हैं उसको खत्म करने के लिए क्या रणनीति रहेगी ये जरूर स्पष्ट करना होगा। मगर अभी तक ना तो भाजपा की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि कूड़े के ढेरों को कैसे खत्म किया जाएगा, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि कूड़े के ढेरों को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, कहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ये सारी जानकारी जो है वो अभी तक दोनों ही पार्टी की तरफ से छुपाई जा रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें जिस तरीके से आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार जो है बिल्कुल थम जाएगा। तो ऐसे में अगर सभी पार्टियों के हाईकमान की बात कर लें तो आज सभी पार्टियों के हाईकमान का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जो हाईकमान है, यानी कि आम आदमी पार्टी से अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, बीजेपी से जेपी नड्डा की बात कर ले, जो बड़े बड़े नाम हैं, ये आज दिल्ली में कहाँ रहने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें हाई कमांड की, यानी कि पार्टियों के बड़े लीडरों की, यानी कि सीधे सीधे कहे तो हाई आला कमांड जो है वो कहीं ना कहीं अपने अपने उम्मीदवारों को ये बोल चुका है कि बिल्कुल जनता से बिल्कुल संपर्क कीजिए और जनता का बीच का जो वोट बैंक है या फिर जो दूरी है उसको खत्म की जाए। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल भी आज दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे और लगातार कहीं ना कहीं जनता से संपर्क किया जाएगा। और मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर कहें राघव चड्ढा की बात करें, सुशील गुप्ता की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा जनता से संपर्क करने के बाद में यह कहा जा रहा है कि जनता का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को मिलने वाला है। यही चीज भाजपा की तरफ से भी कही जा रही है। जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा भी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है और लगातार जनता से संपर्क किया जा रहा है, जनसभाएं की जा रही है। मगर जनसभा जो है वो आज शाम तक 5 बजे तक की जा सकती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं ड्राई डे बनाया जाएगा। और ये सीधे सीधे कहे सरकार की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है कि ड्राई डे बनाया जाएगा शाम 5 बजे से लेकर, यानी कि अब जो 4 तारीख से लेकर लगातार 7 तारीख तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी और आज से ही इसकी जो शुरुआत है वो की जाएगी, यानी शाम 5 बजे के बाद में इस तरीके की शुरुआत जो की जाएगी। और जिससे कहीं ना कहीं जो चुनावों के अंदर ज्यादातर देखा जाता है शराब का इस्तेमाल किया जाता है, वो शराब जो है वो नहीं मिल पाएगी। अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो शराब के पीने वाले हैं उनको जरूर निराशा होगी, क्योंकि ड्राई डे की वजह से कहीं ना कहीं उनको शराब नहीं मिल पाएगी। मगर यहाँ पर निगम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीते 8 साल में उनकी सरकार ने जो काम किया है उसकी बदौलत वो दिल्ली एमसीडी में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना हो, बस उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास न सिर्फ इच्छा शक्ति है बल्कि उसे ऐसा करके भी जो है उसने दिखाया है। तीनों नगर निगमों को एक किए जाने के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब होता है। उनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब आम आदमी घर से निकलता है तो पॉलीथीन लेकर निकलता है। इसमें एक पॉलीथीन में कूड़ा होता है और दूसरे पॉलीथीन में टिफिन होता है। वो कहते हैं कि दिल्ली में लोगों की ऐसी दशा भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियों की वजह से हुआ है। उनका दावा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि कूड़े के निस्तारण के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े।
तो आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगी है और आज आपको बता दें कि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद ये प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसी कड़ी में सभी पार्टियों के बयान सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात मनीष सिसोदिया की कर लें तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उसी की बदौलत हम एमसीडी के चुनाव में खड़े उतरे हैं। जी बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली एमसीडी में इस बार मेरी पूरी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो हमने 8 साल में काम किया वो जनता भुला नहीं सकती है, क्योंकि इसी की बदौलत, जनता के बदौलत इस बार हम एमसीडी में 250 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं, क्योंकि इस बार हम आम आदमी पार्टी पूरी एक तरीके से एमसीडी चुनाव जीत रही है। क्योंकि हम बात कर ले बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी साफ तौर से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि जो एमसीडी के ठेकेदार थे उनका कहीं ना कहीं वेतन न देने की वजह से इतने बड़े कूड़े के पहाड़ लगे। उनको बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा नजर आ रही है निशा जी। शिवम, वही बात कर लें, एमसीडी चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में अगर बात कर लें पार्टियों की तैयारियों की, तो पार्टियों की जो पार्टियां हैं उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? बिल्कुल सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोरों से लगा चुकी थी, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद पार्टियों का प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को वोटिंग और 7 तारीख को परिणाम आए। इसको लेकर सभी पार्टियां, हम आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस की बात करें कि जमीनी स्तर पर अपना आरोप प्रत्यारोप हो या पूरी ताकत झोंक दिया जनता को लेकर। क्योंकि वही मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए करते हुए कहा कि बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार की नीति का दावा कर रही है। इसको लेकर दिल्ली के अंदर साफ सफाई नहीं हो रही है, बेवजह लोगों का पैसा खाया जा रहा है। क्योंकि हम पार्किंग की बात कर ले तो वहां भी जो माफिया टाइप के लोग हैं उनको पार्किंग दिया गया है, जिससे दिल्ली की जनता के अंदर जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि अब इस बार बस कुछ ही दिनों में जब सत्ता परिवर्तन होगा, एमसीडी में हमारी सरकार आएगी, तो हम जैसे 8 साल के अंदर काम किया वैसे दिल्ली में एमसीडी के अंदर भी काम करके दिखाएंगे दिल्ली की जनता को लेकर। वहीं मनीष सिसोदिया ने न केवल एमसीडी चुनाव बल्कि गुजरात में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का जो है दावा किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2 बार मेरी सरकार, तीसरी बार भी बन चुकी है। लेकिन वहीं पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में भी कोई कहीं से आंकड़े नहीं आ रहे थे कि इस बार आम आदमी पार्टी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी वो करती नहीं है, क्योंकि जनता आम आदमी पार्टी है। हमारे पास कोई मुख्यमंत्री नहीं, हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिससे हम क्योंकि हमारा बड़ा चेहरा जो है जनता है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो या पंजाब की जनता हो। और वहीं ना उन्होंने बात करते हुए कहा कि गुजरात में भी इस बार हमारा चेहरा जनता ही है, क्योंकि जनता हमको जिताकर गुजरात का मुख्यमंत्री का दावा बनाने जा रही है। उसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत लगा ले, क्योंकि जो गुजरात के अंदर हो रहा है वो जनता देख रही है। जनता को लेकर इस बार पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में भी बनने जा रही है निशा जी। जिस तरीके से देखा गया है कि एमसीडी चुनाव के लिए काफी भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरी पार्टी में लगे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के आम आदमी पार्टी को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती मान रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप एमसीडी चुनाव में देखने को मिल रहे थे। आरोप प्रत्यारोप की बात करने की सत्येंद्र जैन की वीडियो वायरल की जाती है, वहीं मनीष आबकारी नीति को लेकर तंज, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो देखने को नहीं कम हुई। लेकिन अब आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा, जो जनता परिवर्तन करेगी वो करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि 4 तारीख को मतदान के बाद 7 तारीख को परिणाम आ जाए, उसके बाद जनता, दिल्ली की जनता ताजपोशी एमसीडी चुनाव को लेकर किसकी करती है, ये तो देखने वाली ही बात होगी निशा जी। वहीं जिस तरीके से 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव हैं, तो ऐसे में मतदान को लेकर क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं, पोलिंग जो पार्टियां हैं उन्हें क्या क्या प्रशिक्षण से लेकर दे दिया गया है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दिल्ली निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से अपनी मुस्तैदी के साथ पूरा हर बूथ पर अपने कैंडिडेट मतलब ईवीएम वगैरह भेजेगी। क्योंकि वही सुरक्षा की बात करें कि दिल्ली पुलिस, आरपीएफ के जवान और कई बटालियन सुरक्षा फोर्स हर बूथ पर तैयार किए जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर आती है, क्योंकि उसके अलावा ही दिल्ली पुलिस के अलावा भी और जवान फोर्स तैनात किए जाएंगे। कहीं भी धांधली या कहीं भी कुछ ऐसा नजर ना आए, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग खुद निरीक्षण कर रहा है और उनकी अपनी पूरी टीम बना के पूरी निरीक्षण किया जाएगा निशा जी। वहीं शिवम, बात कर लें, केजरीवाल ने 200 से ज्यादा सीट्स एमसीडी में जीतने का दावा किया है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि 250 में से केवल 20 सीट बीजेपी को जा रही है। 230 सीट में हम पूर्ण बहुमत की सरकार ला रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो मुझे प्यार दे रही है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ तक की बात कर दी कि वहीं विपक्ष के लोग पूरे मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री सबको बुला ले, लेकिन यहाँ तो हम अकेले काफी है जनता के लिए, क्योंकि जो जनता का प्यार हमको मिलता रहा है दिल्ली के, इस बार भी हमको जनता का प्यार मिलेगा। क्योंकि जनता का प्यार हम भुला नहीं सकते, क्योंकि वो दावा भी करे कि जो 8 साल के अंदर हमने काम करके दिखाया, वो केंद्र सरकार हो या एमसीडी हो दिल्ली की, वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि लगातार दिल्ली की जनता को सिर्फ सौतेला व्यवहार किया गया है, 3 कूड़े के पहाड़ मिले, उसके अलावा बीजेपी ने आज 15 साल में कुछ नहीं दिया है। जी चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उपचुनाव को देखते हुए ये दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं और सीएम के दौरे को लेकर सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था भी कर ली गई है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो आज दिन भर में उनका क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज मुरादाबाद, मैनपुरी और रामपुर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। देखिए, 3 जिलों के दौरे पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कल गुजरात दौरे पे और गुजरात के पहले फेज का कल चुनाव हुआ है और दूसरे फेज में लगातार भारतीय जनता पार्टी दमखम भर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दमखम भरते दिखाई देंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी में कहीं ना कहीं दम भरने का काम करेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट से लगभग 10 बजे रवाना हो जाएंगे और 10:35 पर त्रिशूल एयरपोर्ट यानी से प्रस्थान करने का काम करेंगे। उसके बाद मुरादाबाद में जो प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है, उस प्रबुद्ध सम्मेलन में वो कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का काम, कहीं लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और एक बड़ी परियोजनाएं कही जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि मुरादाबाद की जनता को एक बड़ा कह सकते हैं कि विकास से जुड़े चीजों को देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं रामपुर में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें उपचुनाव हो रहा है, उसमें सिविल लाइन में रखी गई रामपुर में। और जिस तरह से आजम खान का गढ़ माना है रामपुर, और जाहिर सी बात है लगातार आजम खान वहां से जीतते चले आए और जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है वहां, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लगातार जहां भी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे रामपुर में हो, चाहे मैनपुरी में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत करे। और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते रामपुर पहुंच रहे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो काफी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद मैनपुरी में जाएंगे। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, वहां पर दमखम भरने का काम किया जाएगा कि जहां कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो चुकी है, तो वहीं रघुराज साक्य और डिम्पल यादव आमने सामने और कांटे की टक्कर ही कही जा सकती है मैनपुरी में कर रही। जहाँ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी पूरा परिवार डिम्पल यादव को जिताने में लगा हुआ है और लगातार जनसभाएं हो रही है, लगातार प्रचार हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी टीम उतार रखी है मैनपुरी में और मंत्रियों की लाइन लगी है। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते जा रहे हैं, जहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और वहां पर क्रिश्चियन कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया है जहाँ जनसभा होगी। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरते दिखाई देंगे और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी पे निशाना साधने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और लगभग 4:15 से वो वहां से रवाना हो जाएंगे एयरपोर्ट हेलीपैड से। उसके बाद वो 4:45 से वहां रवाना होने के बाद वो 5:30 बजे के आसपास लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो ये लगातार चुनावी जो दौर चल रहा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात की जाए, चाहे वो मैनपुरी की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दमखम भरे हुए है और बड़े दिग्गज नेताओं को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उतारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरते दिखाई देंगे, चाहे रामपुर की सीट पे हो, चाहे वो मैनपुरी।
जितिन, वही बात कर लें जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर आज चुनावी जनसभाएं होने वाली है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर बात मैनपुरी सीट की कर लें, रामपुर की कर लें या खतौली की कर लें, मुजफ्फरनगर की कर लें, तो ऐसे में इन तीनों सीट्स में क्या हाल है, भी क्या स्थिति इन तीनों सीटों में बनी है और कितनी तैयारी यहाँ पर चुनाव को लेकर देखी जा रही है? देखिए, मैनपुरी की बात किया सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीट कहा जिसकी की वर्चस्व की वहां पर लड़ाई दिखाई दे रही है और कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं सामने के दिखाई पड़ रही है और पूरा परिवार जहां एक तरफ है तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की एक वहां पर फौज उतार रखी है और डिंपल यादव और रघुराज साग के आमने सामने है। रघुराज साग के पक्ष में तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं और जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं और जनसंपर्क भी लोगों से किया जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बराबर से वहां, क्योंकि उनका गढ़ है, मुलायम सिंह यादव वहां पर सांसद रह चुके हैं और जाहिर सी बात है उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में आमने सामने की टक्कर सामने की। रघुराज साग भी वहां से सांसद रह चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वहां दोनों ही पार्टी चाहती है कि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी चाहती है डिंपल यादव जीते और तो वहीं भारतीय जनता पार्टी रघुराज साग को जिताना चाहती है, तो दोनों कांटे की टक्कर दिखाए थे। और रामपुर में जहां आजम खान की हमेशा सीट रही है, आजम खान जीत के आए हैं चुनाव और कहीं ना कहीं अब वहां उपचुनाव हो रहा है, जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द हुई तो वहां भी गढ़ समाजवादी पार्टी का कहा जा सकता है और दोनों ही जगह हुंकार भरे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी की पक्ष में सीट थी और भारतीय जनता पार्टी चाहती कि वहां पर तेलमारी की जा सके। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और नासा के वैज्ञानिक जिस स्कूल में पढ़ लिखकर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उस स्कूल के ट्रस्टी के ऊपर संस्थान में करोड़ों की चीटिंग करने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले से खिलाड़ी रोहित शर्मा भी काफी आहत हुए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई बोरीवली गोराई स्थित स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट के फाउंडर योगेश पटेल ने आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और नासा के वैज्ञानिक जैसे उत्कृष्ट छात्र जिसने भारत का नाम रोशन करने के साथ स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों के कुछ ट्रस्टी मिलकर फर्जी दस्तावेज और बोगस दस्तखत स्टेशन ऑफिस को गलत जानकारी देकर संस्थान के फाउंडर योगेश पटेल को स्कूल से बेदखल किया और बाद में मनमानी करके स्कूल में 100 रुपये फीस से 70,000 की फीस बढ़ाई और इसके अलावा स्कूल टीचर और मैनेजमेंट को सैलरी न देते हुए स्कूल को घाटे में बताकर स्कूल ट्रस्ट में आए हुए करीब 20 करोड़ रुपए अपने निजी फायदे के लिए अलग अलग संस्थान में भेज दिए। इतना ही नहीं, विवेकानंद स्कूल के कुछ ट्रस्टी मिलकर संस्थान के फंड में आए हुए करोड़ों रुपए अपने परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसका प्रमाण योगेश पटेल के पास मौजूद है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान के चेयरमैन व फाउंडर योगेश पटेल को ये जानकारी मिली कि उन्हें उनके ही स्कूल से बाहर कर दिया गया है, तो वो उस समय बीमार चल रहे थे। बीमारी के बाद जब वो स्कूल लौटे तो उन्हें स्कूल में आने से जबरन रोक दिया गया। जब उन्हें रोकने का कारण उन्होंने पूछा तो ट्रस्टी संदीप गोइका ने बताया कि अपने 2016 में स्कूल से रिजाइन कर दिया था, जबकि योगेश पटेल ने ऐसा कभी नहीं किया था। जिस स्कूल ने रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को पैदा किया, वैज्ञानिक को पैदा किया, इस स्कूल में करोड़ों का फ्रॉड हुआ है और यह फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं, स्कूल का ट्रस्टी ही है। फिलहाल हम बात करेंगे वर्तमान ट्रस्टी योगेश पटेल जी से। सर, किस तरह का फ्रॉड हुआ है और फ्रॉडस्टर कौन है, किस तरह से पूरी उनकी एंट्री भी विस्तार में बताइए। 2012-13 में मिस्टर संदीप गोइंका स्कूल में आए और 2015-16 में हमारा थोड़ा डिस्प्यूट चालू हो गया क्योंकि उन्होंने एसएससी बंद कर दिया, स्टेट बोर्ड, उन्होंने फीस बढ़ा दी, स्कूल को कॉमर्शियलाइजेशन करना चालू कर दिया। फिर भी हम लोग चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैंडेमिक में हुआ जब भी उन्होंने इलीगल फीस चार्ज किया कंप्यूटर लैब जिमखाना, जिसका मैंने ऑब्जेक्शन लिया और टीचर्स 50 टीचर्स को घर पे बिठा दिया विदाउट सैलरी, जो अच्छे टीचर्स थे उनको, और सारे टीचर्स की सैलरी कट कर दी 25%। सर, स्कूल का नाम बताइए,
फी आपने कितना रखा था, उन्होंने कितना बढ़ाया? स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है। मैं योगेश पटेल स्कूल का फाउंडर हूँ और अमेरिकन एजुकेशन ट्रस्ट एंड स्वामी विवेकानंद शिक्षण विकास मंडल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और फीस मेरी जब स्कूल चालू की थी 94-95 में, तभी स्कूल की मंथली फीस 100 रुपया थी। और आज अभी एक एक्चुअली कॉमर्शियलाइजेशन होने के बाद स्कूल की फीस 70-80 हज़ार हो गई, जो पेरेंट्स को मतलब 100 रुपया से 70,000 तक करने का जो जिम्मेदारी है वो कहीं के एक्स ट्रस्टी लोगों की थी। क्या होता है कि अभी आज स्कूल में दिखावा के चक्कर में आज हम, जैसे मैंने बताया कि 100 रुपया की फीस में भी आज हमारे बच्चे पूरी दुनिया में फेसबुक, गूगल, एप्पल और नासा में है। तो ये तो एक देखा देखी हो गया है स्कूल्स का कि कंपटीशन हो गया है एक दूसरे को करने के चक्कर में। सो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फीस बढ़ा के, मैंने बोला था पैंडेमिक में फीस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस थी कि जो बच्चों का फीस नहीं भरा उनके रिजल्ट नहीं रोकेंगे, उनकी बुक्स नहीं रोकेंगे, उनका एजुकेशन नहीं रोकेंगे। फिर भी ये लोग ने आज ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके फादर एक्सपायर हो गए, उनको आज भी उनका रिजल्ट नहीं दिया है 6 महीने के बाद, और ये बहुत दुख की बात है। तो मैं इन लोग के सामने लड़ रहा हूँ। बॉम्बे में हजारों स्कूल है, योगेश पटेल एक ही आदमी ऐसा है जो पेरेंट्स और तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात स्वामी विवेकानंद स्कूल की कर लें तो कुछ ट्रस्टियों के खिलाफ करोड़ों की चीटिंग करने का जो है पूरा मामला दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, एक बार जानकारी। देखिए, मुंबई बोरीवली पुलिस स्टेशन में स्वामी विवेकानंद के जो ट्रस्टी है और उनके सहित 5 लोगों के खिलाफ चीटिंग 420, 430, 467, 463, 120 बी कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें पुलिस ने अब तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन शिकायतकर्ता योगेश पटेल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मुंबई की बोरीवली पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पूरा मामला इस तरह का है कि स्कूल ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा था। इसमें योगेश पटेल फाउंडर मेंबर है, उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ बतौर ट्रस्टी लिया, लेकिन जिन ट्रस्टी को उन्होंने अपने साथ रखा, कोरोना काल में उन लोगों ने इसका अवसर देखकर इसका मौका निकाला और जैसे योगेश पटेल बीमार हो गए, वो मुंबई से बाहर थे। इस दौरान इन लोगों ने पहली बार फी बढ़ाई, उसके बाद तमाम टीचरों को कोरोना में नुकसान का हवाला देकर काफी टीचरों को निकाल दिया जो अच्छे टीचर थे। इसके अलावा कंप्यूटर लैब के नाम पे करोड़ों रुपया बच्चों से लिए गए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना काल के दौरान फी नहीं भर पाए थे, उन्हें 10th की सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया गया है, यानी कि उन बच्चों का 1 साल बर्बाद हुआ है। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन योगेश पटेल ने यह भी जानकारी दी है कि स्कूल फंड में आए हुए 17 करोड़ से ज्यादा पैसे इलीगल तौर पे दूसरे के फंड में ट्रांसफर किए गए हैं। खासकर जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है उन ट्रस्टियों के परिवार वालों बच्चों के नाम पे जो है ये करोड़ों फंड में जो है ट्रांसफर किया है। जबकि आप किसी संस्थान में ऐसे काम करते हैं और आपको फंड ट्रांसफर करने हैं तो आपको चैरिटी कमिश्नर से बाकायदे परमिशन लेनी होती है, लेकिन इस तरह का कोई परमिशन नहीं लिया गया है। यही वजह है कि मुंबई की बोरीवली पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच कर रही है। जी सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से खबर ये भी सामने आई थी कि जिस स्कूल की फीस 100 रुपये थी उसे बढ़ाकर 70 से 80 हज़ार कर दिया गया। तो जब फीस इतनी बड़ी तो ऐसे में क्या पेरेंट्स द्वारा कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि एकदम से फीस का इतना ज्यादा बढ़ना, जिस स्कूल ने 100 रुपये से अपनी फीस शुरू की थी और आज अगर उस फीस के बारे में पूछा जाए तो वो 70 से 80 हज़ार के बीच में पहुंच गई है। तो ऐसे में पेरेंट्स द्वारा कुछ स्टेप नहीं लिए गए, कुछ आंदोलन या कुछ टाइप के जो है चेतावनी स्कूल प्रशासन को दी गई हो? बिल्कुल, देखिए स्वामी विवेकानंद ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में रोहित शर्मा जैसे भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर को पैदा किया, नासा वैज्ञानिक जैसे वैज्ञानिक को पैदा किया। इसके अलावा तमाम और भारतीय खिलाड़ी है, राज्य स्तर के खिलाड़ी है, देश का नाम बढ़ाने वाले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई की। योगेश जी बता रहे थे कि 100 रुपये से स्कूल चलने
चलने के बाद कोरोना काल के दौरान ये लोगों ने फीस बढ़ाई। हालांकि योगेश पटेल इसका लगातार विरोध करते रहे, लेकिन फाउंडर मेंबर होने के बाद, फाउंडर ट्रस्टी होने के बाद भी उन्हें स्कूल से ही बेदखल कर दिया गया। उन्हें चैरिटी कमिश्नर को बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जबकि चैरिटी कमिश्नर ने अभी वर्तमान में बॉलीवुड पुलिस को जानकारी दी है कि वर्तमान के जो फाउंडर ट्रस्टी है वो योगेश पटेल है। यानी कि योगेश पटेल ट्रस्टी होते हुए भी उन्हें किसी भी काम में न तो बताया जा रहा है, न तो उन्हें बताया जा रहा है। इसके अलावा उन बाउंसर लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी मिलने के साथ पूरा मामला अब गरमा गया है। ऐसे में तमाम जो पेरेंट्स है वो भी अब जो है स्कूल के तमाम इन फ्रॉड ट्रस्टियों का विरोध कर रहे हैं और लगातार मैसेज आने लगा है कि किसी भी हालात में योगेश पटेल को स्कूल में लाया जाए, क्योंकि योगेश पटेल एक योग टीचर, योग शिक्षक, योग फाउंडर और योग ट्रस्टी है। उनकी मांग जो है एक बार फिर से उठने लगी है। माना जा रहा है कि ये तमाम टीचर, तमाम जो परिजन है, छात्रों के पेरेंट्स है, वो कभी भी जो है स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ जो है आंदोलन मोर्चा कर सकते हैं। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य में स्थित ऐसे सभी सरकारी स्कूलों के नाम बदलने के आदेश जारी किए हैं जिनके नाम जाति और बिरादरी पर आधारित हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के बहुत से सरकारी स्कूलों के नाम किसी जाति अथवा बिरादरी से जोड़कर रखे होने संबंधित कई मामले उनके संज्ञान में आए हैं, जो कि मौजूदा दौर में असभ्य होने का एहसास करवाते हैं और साथ ही समाज में जाति आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष और जात पात के ऊपर उठकर समूह विद्यार्थियों को समानता के आधार पर एक समान शिक्षा दी जाती है और जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के नामों को एक वर्ग या जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। शिक्षा मंत्री पंजाब ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों और महान पैगंबरों की धरती है, जिन्होंने मानवता को जात पात और हर किस्म के भेदभाव से दूर रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि आज के समय के अनुसार विद्यार्थियों के कोमल मन में इन नामों का गहरा प्रभाव पड़ता है और कई बार बहुत से माता पिता भी अपने बच्चों को इन नामों के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिल करने से गुरेज करते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, स्कूल शिक्षा मंत्री की अगर बात कर लें तो उन्होंने सरकारी स्कूलों के नाम बदलने का आदेश दिया है, एक बार पूरी जानकारी। हाँ, देखिए सभी सरकारी स्कूलों का नाम बदलने का आदेश नहीं है, पर हम बात करें तो पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के द्वारा उन स्कूलों के नाम बदलने के आदेश दिए गए हैं जिन स्कूलों का नाम किसी जाति या बिरादरी से आधारित है। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक मेजर स्टेप उठाया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब शुरू से ही धर्म निरपेक्ष रहा है। हर किसी को एक, हम कह सकते हैं कि एक ही नजरिए से देखा जाता है। जात पात के ऊपर कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिवीजन यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा। तो वही चीज स्कूलों के नाम हमें देखने मिल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव रोल पड़ता हुआ असर आ रहा था। उसके सिर्फ बच्चे ही छोड़िए, जो पेरेंट्स भी हैं उनकी तरफ से भी कई बार सवाल खड़े किया जा रहा है तो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डालने से अवॉइड किया जाता है। कहीं ना कहीं जब किसी जाति या फिर किसी बिरादरी के नाम पे स्कूल का नाम होता है तो उसका एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के माइंडसेट पर पड़ता है। तो जहाँ पे एक तरफ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपने किसी भी जाति के आधार पे किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी भी बिरादरी के हिसाब से आप किसी से भेदभाव नहीं करें, तो वो चीज एक बहुत ही उल्टा असर होती है जब आपका स्कूल का नाम ही एक जाति के आधारित पे हो। तो उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए और पंजाब के एजुकेशन को पूरी तरह से एजुकेशन को समर्पित करने के लिए मेजर कदम उठाए गए हैं। जी वही अमित, बात कर ले, पंजाब में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां जाति और बिरादरी के नाम पर स्कूल जो हैं आधारित हैं? कितने ऐसे स्कूल पंजाब में हैं? इसी के ऊपर देखिए अब जांच रिपोर्ट मांगी है। अगर हम कहें कि खुद पंजाब के शिक्षा मंत्री ने इसके लिए उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है, उनसे पूछा गया, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा और एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है कि ऐसे कितने स्कूल हैं। क्योंकि देखिए हमारे पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो पंजाब में लगभग 12,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा क्लोजली इन्हें मॉनिटर करने की जरूरत होगी। एक एक जगह देखिए कई जगह डिस्ट्रिक्ट्स में, कई छोटे छोटे गांव, पिंड, बॉर्डर एरियाज में ऐसे कई स्कूल्स हैं, तो उन सभी के लिए क्लोज रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी और उसके बाद उनका नाम बदलने का, अगर हम कहें सारी प्रक्रिया शुरू हो सके। पर हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है। देखिए
किसी चीज का इंतजार करना कि पहले रिपोर्ट आए उस पर, इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स पहले ही दे दिए गए हैं और एक रिपोर्ट मांगी गई जिसे डिटेल, एक बार हम कह सकते हैं कि जब शिक्षा मंत्री के पास आ जाएंगी तो वो सीधे तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अभी जो इंटरनल कदम उठाने के दौर था वो कदम उठाने शुरू हो चुके हैं और जो तैयारी रखनी है वो इनकी तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। अमित, वहीं अगर बात शिक्षा विभाग की कर ली जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? शिक्षा अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने इस चीज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल कभी भी किसी जाति या किसी भी धर्म के ऊपर आधारित नहीं होने चाहिए थे और हमेशा से स्कूल एक ऐसी जगह होती जहाँ पे सब मिल बैठकर एक साथ पढ़ाई कर सके, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर सके और आगे जाके एक होकर एक अच्छे भविष्य के लिए, चाहे वो पंजाब हो चाहे देश हो, तो उसके लिए वो काम कर सके। और ये एक अच्छा कदम है पंजाब सरकार की तरफ से जिसका वो स्वागत कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि ऑफकोर्स हमें एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें हमारी सारी डिटेल, जितने भी स्कूल के नाम मिलने की जरूरत है वो चीज आगे लाई जाएंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए उनको बकायदा ऑर्डर्स आ गए हैं कि बिना किसी देरी के जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी और चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और ये सभी बुरी तरह हारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लिख कर देते हैं लेकिन भाजपा वाले जुबानी हिसाब किताब करके देते हैं। नेतृत्व वो होता है जो कहता है और करता है, जिस पर लोगों को विश्वास होता है। हमारा नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। जयराम ने कहा कि केजरीवाल के दिल्ली में करोड़ों रुपए अपने फोटो और पोस्टर लगाने में खर्च कर दिए। यदि दिल्ली के विकास पर लगाया होता तो आज बहुत से क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थान होते। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम केजरीवाल पर जयराम ठाकुर ने जो है जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल देश के सबसे झूठे इंसान हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने केजरीवाल पर बहुत निशाने साधे हैं और कहा है कि केजरीवाल जब हिमाचल आए थे तो कहते थे कि दिल्ली के स्कूल अस्पताल देखो, और हम पिछले 4 दिनों से दिल्ली में हैं और हर गली में जा रहे हैं, यहाँ ना अस्पताल बने हैं ना ही स्कूल है। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान देखते तो केजरीवाल को हिमाचल आना होगा। मतलब उन्होंने एक तरह से केजरीवाल को चुनौती दी है कि हिमाचल दिल्ली से कहीं बेहतर स्थिति में है। जिस तरह से केजरीवाल ने हिमाचल में आके गारंटियां दी थी और जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कही थी कि दिल्ली में हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनको खुली चुनौती दी है कि हिमाचल आए, हिमाचल में स्वास्थ्य और शिक्षा और जो सड़क जो है वो देखें और दिल्ली से उनकी कंपैरिजन अगर करेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में हिमाचल है। जी, और इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने झूठ बोलने में भी केजरीवाल को नंबर 1 बताया है। जी टीना जी, वही बात कर ले, दिल्ली की गलियों में आकर इस तरीके का बयान जो है जयराम ठाकुर द्वारा दिया गया है, तो ऐसे में आपका कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी, अभी तक तो इस तरह से नहीं आया है क्योंकि कल का ही इनका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये बयान है। हालांकि इस पर केजरीवाल क्या कहते हैं या आम आदमी पार्टी क्या कहती है ये बाद में पता चलेगा क्योंकि अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जमकर निशाने साधे हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी पे उन्होंने बहुत हमलावर वो रहे हैं और कहा है कि आम आदमी जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जिसका उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज वो खुद उसके जो सारे नेता है भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो भाजपा प्रत्याशी उनके प्रचार में मुख्यमंत्री एमसीडी के चुनावों के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है पर जमकर निशाने साधे हैं और उन्हें पुलिस चुनौती हिमाचल आने की भी दी है। जी, और हिमाचल में भी उन्होंने जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो 68 की 68 सीट पे जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनकी सबकी यहाँ पे जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी टीना जी, वही बात अगर हिमाचल की कर ली जाए तो हिमाचल में चुनाव के बाद अभी कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाहे बीजेपी की बात कर ले, किस तरीके की स्थिति जो है हिमाचल में देखने को मिल रही है? जी देखिए, 8 तारीख को मतगणना है और इससे पहले हमलावर भी एक दूसरे पर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हम। हालांकि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले ही हम ये कहें कि सरेंडर कर चुकी थी, तो गलत नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस और भाजपा अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है और कह रही है कि
8 तारीख को उनकी सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। तो ऐसे में अरविंद पटेल का सिलसिला हालांकि जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो राजनीतिक हलचल है वो फिलहाल हिमाचल में भी बिल्कुल ऐसे देखने को नहीं मिल रही है, खामोशी है। लेकिन हमलावर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर है, जिस पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। दोनों जो पार्टियां हैं दोनों कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे और 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो हिमाचल की जनता का जनादेश उनसे मिलेगा। जी टीना जी, वहीं बात अगर हिमाचल के विधानसभा के 68 सीटों की कर ली जाए तो किस तरीके से बीजेपी और अन्य पार्टियां इन सीटों को देख रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार मैं जैसे पहले भी कहती आई थी, इस बार दोनों के लिए चुनावों एक बिल्कुल बड़ी चुनौती थी। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव हिमाचल में लड़ने जा रही थी, उन्होंने अपने कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़े किए हैं, लेकिन जो उनका जो प्रचार था वो काफी धीमा बाद में पड़ गया था। हालांकि पहले काफी हमलावर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे रहे। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अभी की सीढ़ियों की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह ओपीएस देने की घोषणा की थी, जिस तरह बागवानों के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की थी, महिलाओं के लिए एक निश्चित राशि हर महीने देने की बात की थी, तो कहीं ना कहीं जनता में उनको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। क्योंकि जो वर्तमान सरकार थी भाजपा की, उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज थे, क्योंकि जब उनका जो घोषणा पत्र आया था उससे वो चीजें एड्रेस नहीं की गई थी भाजपा की तरफ से, जो यहाँ की जनता या जहाँ के कर्मचारी चाह रहे थे। हालांकि ये देखने वाली बात है कि 8 तारीख को किस तरफ लोगों का जनादेश किसको मिलता है, भाजपा को या कांग्रेस को। क्योंकि हिमाचल में आमतौर पर हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज अभी तक रहा है और भाजपा इस बार यही रिवाज बदलने की बात शुरू से करती आ रही थी। चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष का जवाब देंगे और शहीद महेंद्र कर्मा और छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं को राशि अंतरण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सी मार्ट का उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी कि पहले दिन भी इस पर जो है बैठक हुई थी और आज दूसरे दिन भी यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में आरक्षण को लेकर अपना जवाब देने का काम जो है सीएम करेंगे। और ऐसे के साथ आपको बता दें कि शहीद महेंद्र कर्मा और सामाजिक सुरक्षा योजना और छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं को राशि आवंटन करने का कार्यक्रम में भी जो है वो शिरकत करेंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम बघेल आज जो है पक्ष विपक्ष में जो आरक्षण को लेकर है उसमें आज जवाब देने का कहीं ना कहीं काम सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे 2 दिनों का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, 1 और 2 पहले 1 दिसंबर की अगर बात की जाए तो कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई उसमें संपन्नता देखी गई। इसके साथ साथ जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर के अहम चर्चा की गई, खासतौर से आरक्षण को लेकर के चर्चा की। आज दूसरे सत्र है, दूसरे दिन भी आरक्षण को लेकर के विशेष मुद्दे के तौर पे आज बैठक का आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पे सभा में जो विधानसभा सभा उसके अंदर में कई ऐसे जो जवाब है जिनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। निश्चित तौर पे कई ऐसे जो भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, बात की जाए चाहे धान खरीदी को लेकर के बात की जाए, चाहे आरक्षण के 32% की जो पक्ष लेकर के बात की जाए, जैसे तमाम विषयों को लेकर के आज विपक्ष के जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आएंगे। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आती है कि जैसी धान खरीदी हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे हो, चाहे अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे रोड निर्माण की बात की जाए, चाहे नक्सल क्षेत्र की समस्या की बात की जाए, क्योंकि हाल ही में बीजापुर में जिस तरीके से घटना घटित हुई है तो उसको लेकर के संदर्भित यह किया जा रहा है कि नक्सल क्षेत्र में अब भी जो नक्सलियों की जो काली छाया है वो अब भी दिखाई पड़ रही है, जिसके तहत ही जो वहां हमारे सुरक्षा बल में तैनात रहते हैं जवान, उनको सबसे ज्यादा आघात होती है। उसी का नतीजा है जिस तरीके से जो 2 दिवसीय पूर्व अभी तक के 2 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं।
इसके अलावा जो बात निकल करके आ रही है धान खरीदी को लेकर के, निश्चित तौर पे धान खरीदी में किसान अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और जो शासन प्रशासन की जो जवाब तलब होनी चाहिए वो अब तक दिखाई नहीं पड़ रही है। शुरुआती दौर में खाद्य विभाग लगातार बिचौलियों के ऊपर कार्रवाई करती रही है, लेकिन अब भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये ऐसे मुद्दे को आज विपक्ष जो नेता है वो निश्चित तौर पे उठाने वाले हैं। पहला अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ा जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण को मुद्दे को लेकर के सर्वप्रथम प्राथमिकता दी गई है और आरक्षण को विधेयक पास हो गई है। अब देखना यही होगा कि जो विधेयक पास हो गया है आज किस तरीके से पटल पे रखी जाती है और इस पे कामयाबी हो पाती है। इसके साथ साथ आज एक और अहम कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण जो लोग हैं उनको आज राशि का अंतरण किया जाएगा। इसके अलावा छात्रवृत्ति जो योजना है उसके तहत वहां के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति वितरण की जाएगी। इसके अलावा अंबिकापुर और बिलासपुर में सी मार्ट के तहत जो दुकानें हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा, जहां कई ऐसे छत्तीसगढ़िया सामान है, चाहे बात की जाए शहद की, चाहे अन्य तमाम जो गोबर से बने हुए चप्पल या फिर जो दिया हो गया, या फिर यहाँ के जो उत्पादित खासतौर से महुआ से लेकर के ऐसे जो विग्रह जो खासतौर से छत्तीसगढ़ में ही मिलता है, ऐसे सी मार्ट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। जय निशा। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण करने वालों को 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय कर दी गई है। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सर का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने कहा कि इससे प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। आज बड़े स्तर पर साजिश के तहत देश में भारत में धर्मांतरण कराया जा रहा है। सनातन धर्म के लोग सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, साधु संतों ने दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के लिए धर्मांतरण को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि अब कोई भी गैर हिंदू सनातन धर्म के बच्चों को बहलाकर जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अन्य प्रदेशों की सरकार से भी यही मांग करते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर वो भी अपने राज्यों में धर्मांतरण कानून को सख्त बनाएं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूचरित्रिमा नित्यरिमत्यरिमा। गंगा जी बोलिए, गंगा जी बोलिए, सब लोग लगाते हाथ, बोलिए हाथ लगा दो एक बार। महाराज जी इधर देखो सामने फोटो। मेरे साथ मेरे सहयोगी तारिक अंसारी इस वक्त देहरादून से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके लिए सख्त कानून धर्मांतरण को लेकर आ गया है, जहां पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना जो है अब उन पर किया जाएगा। एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, विधानसभा में धर्मांतरण कानून का जो है बिल है वो पास हो चुका है। बिल्कुल साफ तौर पर धामी सरकार ने पहले ही ये वादा किया था कि उत्तराखंड में धर्म को लेकर एक ऐसा सख्त कानून हम लेकर आएंगे ताकि कोई किसी का जबरन धर्म जो है धर्मांतरण ना करा सके। तो जाहिर तौर पर ये बिल अब पास हो चुका है और इसमें बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी शख्स का कोई जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है, 50,000 रुपए का जो है जुर्माना हो सकता है। इस फैसले के बाद एक तरफ जहां धामी सरकार की तमाम साधु संत समाज तारीफ कर रहा है, वहां जो है एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, जिसमें धर्म रक्षक धामी के नाम से जो है ट्विटर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो है ट्रेंड कर रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो पुष्कर सिंह धामी ने अपना वादा किया था वो पूरा किया है। अब उत्तराखंड में किसी का भी धर्म परिवर्तन कराना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर कोई शख्स अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने के अंदर जो है जिलाधिकारी को जो है अवगत कराना होगा और अवगत कराने के 21 दिन के भीतर जो है उसे जिलाधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। तो जाहिर तौर पर अब इतना आसान उत्तराखंड में नहीं रह गया है कि जो है किसी का जो है धर्म परिवर्तन कराया जाए। और साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने
कल एक बयान दिया है उन्होंने, उसमें जिसमें कहा है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कि जो है उत्तराखंड में किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये भी बताया कि उन्हें तमाम ऐसी शिकायतें मिल रही थी जिनमें जो है जबरन धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही, तो जिसको देखते हुए जो है ये कानून पास किया गया है। निशा, वहीं तारिक, अगर बात कर ली जाए साधु संतों की बात कर ली जाए तो उन्होंने इस फैसले को, धामी सरकार के इस फैसले का जो है स्वागत करते हुए लोग नजर आए हैं। तो इस दौरान साधु संतों का क्या कुछ कहना है, एक बार ऐसे लेकर भी पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, पूरे देश के, मैं उत्तराखंड की बात नहीं बल्कि पूरे देश की ही बात करूंगा, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश से भी तमाम जो संत हैं उन्होंने बयान जारी करके पुष्कर सिंह धामी सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये भी अपील की है कि जो धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से सख्त कानून है, तो उन्होंने निवेदन किया है तमाम राज्यों से कि अन्य राज्यों में भी ये लागू होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर साधु संतों का ये भी कहना है कि इस कानून से जो है धर्मांतरण, जो लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे थे, उन पर अंकुश लगेगा और ऐसे लोग जो ये कृत्य को, जिस जघन्य कृत्य को जो अंजाम दे रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। तो निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी का जो ये फैसला है वो सराहनीय है, वो तारीफ के लायक है। इसलिए उन्होंने तमाम अन्य राज्यों से भी ये अपील की है कि अन्य राज्यों में भी ये कानून लागू किया जाए। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।